जय हिंद। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और स्टडी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एकदम मेन पॉइंट एकदम जो होता है ना, वही सब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। आशा करिए कि जो भी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन से हो, ठीक है। तो शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। महादेव की सौगंध, तांडव होगा, तांडव होगा। आप इस सीरीज को तो ख़त्म करके देखिए, क्या तांडव मचाएंगे आप लोग। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं कि कौन क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है। आप करके दिखाइए, सब जीरो हो जाएगा, सब की बात जीरो, कांस्टेंट। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर यह मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रात नहीं होगी तो सुबह का क्या महत्व होगा, रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए दुख दुख झेलिए दोस्तों, रुमाल बांध करके पढ़िए तो पढ़िए, कैसे भी पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। हार मत मानो उन लोगों को, याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। आप करके दिखाएंगे, उसका मुंह 3 दने हो जाएगा, 3 दने। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता, कभी कोई तोड़ नहीं सकता दोस्तों। तो इसी सब बातों को विराम देते हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो है लाइन क्या कह रहा है, इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे। देखिए, अशोक का जो था वो हम लोग पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। अशोक का जो भी कार्यकाल था, जो भी उसमें घटित हुआ था, सभी का सभी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था में हम लोग एंट्री मार चुके हैं। तो जो भी लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, जाकर देखिए, बहुत ही रोमांचकपूर्ण वीडियो समाप्त हुआ था, ठीक है। तो चलिए, इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि पशुपालन तथा कारखाना था। कृषि पशुपालन का कारखाना था। और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता। और फिर सीता किसको बोला जाता है, जैसे आपका हल चलता है तो हल का जो गेड़ारी बोलते हैं, हल का जो फार चलता है ना, उस पलंग को करते हैं क्या, सीता बोलते हैं। मौर्यकालीन संगठन क्या होता है, तो मौर्यकालीन संगठन, देखिए इसको ऊपर करके थोड़ा सा देखते हैं कितना है। चलिए, मौर्यकालीन संगठन है वो है 3, श्रेणी, निगम, सार्थवाह। श्रेणी क्या होता है, यह शिल्पकारों का संगठन था। सेकेंड नंबर निगम, यह व्यापारियों का संगठन था, यह व्यापारियों का संगठन था। सार्थवाह, यह कारवां का संगठन था। कारवां मीन्स काफिला। कारवां किसको बोलते हैं, काफिला को। निगम क्या हो गया, व्यापारियों का संगठन था। श्रेणी क्या होगा, शिल्पकारों का संगठन था। सातवाह, यह कारवां मीन्स काफिला का संगठन था, सातवाह। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था है, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी, ठीक है। इस समय अस्थायी तथा अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक रहते थे। अस्थायी और तथा अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक रहते थे। मौर्यकालीन की सेना नंदों से 3 गुनी थी। नंदों से 3 गुनी थी मौर्यकालीन की सेना, ठीक है। चलिए, अगला जो पॉइंट है, जस्टिन ने कहा है कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। जस्टिन ने कहा है कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासक था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे, ठीक है। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्रा कहा जाता था। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्रा कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। कितनी थी, इनकी संख्या 18 थी। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या 26 थी। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था, इनकी संख्या 26 थी। 26
सीताध्यक्ष कृषि विभाग, सीताध्यक्ष कृषि विभाग को बोला जाता था। अकाराध्यक्ष खनन विभाग को बोला जाता था। खनन विभाग को बोला अकाराध्यक्ष। लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा विभाग को बोला जाता लक्ष्मणाध्यक्ष। राचीन बोला जाता पुलिस विभाग को बोला जाता था राचीन। और धर्म स्थली को बोला जाता था दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय या धन उसको बोला जाता था। ठीक है, चलिए 6 नंबर में है, इसको बोला जाता था क्या, कंटक सौद को बोला जाता फौजदार न्यायालय या अपराध। गूढ़ पुरुष को गुप्तचर बोला जाता, गूढ़ पुरुष को गुप्तचर बोला जाता। संस्था बोला जाता, स्थायी गुप्तचर को संस्था बोला जाता था। संचार बोला जाता था चलायमान गुप्तचर को संचार बोला जाता था। आंटविक बोला जाता, जंगल का अधिकारी को आंटविक बोला जाता था। और समाहर्ता बोला जाता, टैक्स या कर को समाहर्ता बोला जाता था। और फिर सानिधाता बोला जाता कोषाध्यक्ष को बोला जाता सानिधाता। ठीक है, चलिए अगला है मौर्यकालीन क्या है, मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्यकाल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना के कुम्हार से मिले हैं। ठीक है, मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया। जो सबसे बड़ा स्तूप था, अशोक बनवाया था। ठीक है, अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया। ठीक है, 1 मिनट, ये हम लोग पढ़े थे 5th नंबर 6 नंबर। ठीक है, अगला जो है देखिए क्या है, अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा, जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यही क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मतलब अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया। सारनाथ में है अशोक स्तंभ, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया, जो अहिंसा का सूचक है। जो क्या है, अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति, देखिए महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला। यह एवं यक्षिणी की मूर्ति है। अशोक के अभिलेख अभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला है। एक भी अभिलेख नहीं मिला है। सामाजिक जीवन क्या है, सामाजिक जीवन देखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देवनाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का है। अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को कोई सताए नहीं। ठीक है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गया की 4 गुफा दे दिया। मतलब आजीवक संप्रदाय था, उसको दान में 4 गुफा दे दिया था। याद रखिएगा, ये सब हम पूरा पहले चर्चा कर चुके हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चला होगा पिछला का। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आई थी। देखिए, अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आई थी। प्रशासनिक ढांचा, देखिए प्रशासनिक ढांचा क्या है, बहुत ही अच्छा ये है टॉपिक। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। ठीक है, उसके नीचे युवराज होते थे। क्या होते थे, युवराज होते थे। सबसे बड़ा राजा के नीचे फिर युवराज होते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, प्रांत का शासन प्रांतपति के पास था। ठीक है, विस का मतलब होता है जिला 20 विस्पति के नियंत्रण में रहता था। 20 विस्पति के नियंत्रण में रहता था। देखिए, 10 गांवों का छोटा मालिक या गोप होता था। जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामिक मीन्स मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। ग्रामिक मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई थी। अशोक के समय क्या हो गया था, 5 हो गया था। ठीक है, और कौन कौन था देखिए इस प्रकार से, उत्तरापथ तक्षशिला पाकिस्तान राजधानी है। इधर उत्तरापथ का तक्षशिला पाकिस्तान राजधानी है। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी महाराष्ट्र दक्षिणा। उत्तरापथ हो गया तक्षशिला पाकिस्तान, और फिर दक्षिणापथ हो गया स्वर्णगिरी महाराष्ट्र। अवंती हो गया उज्जैन,
उज्जैनी मध्य प्रदेश, अवंती हो गया उज्जैन मध्य प्रदेशी, प्राची मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र हो गया प्राची मध्य प्रदेश, प्राची मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र हो गया प्राची मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र हो गया, कलिंग तोसली, कलिंग तोसली। नोट देखिए इसका, कलिंग है तोसली। नोट देखिए, नोट क्या है। नोट में श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेश का पालन करते थे, ठीक है, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। वो मतलब उपदेश का पालन करते थे, ठीक है, लेकिन वो अशोक के अधीन नहीं थे, ठीक है। 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हुई। 232 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हुई, ठीक है। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक का पुत्र कौन थे? कुणाल वो बैठे गद्दी पे। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। कमजोर तथा अयोग्य शासक था, ये याद रखिएगा। अशोक के पुत्र कौन थे? कुणाल बैठे थे अशोक के गद्दी पे, ठीक है। अशोक के मरने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक का मृत्यु हो गया था उसके बाद, ठीक है। चलिए, इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दिया। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था बृहद्रथ का सेनापति। फिर सेनापति ही इसको मार दिया, जिसने सेना के निरीक्षक के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। मौर्य वंश के पतन का कारण देखिए, क्या क्या है पतन का कारण, ये सब क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में। अशोक का युद्ध नीति त्याग देना, ठीक है, अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना, ठीक है, अत्यधिक झुकाव होना। अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, इतना ये मतलब दान दिया अशोक। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का योग्य होना, ठीक है। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, विभिन्न अधिकारी जो है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। नोट देखिए, मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने से होती है। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत, वर्षा की वर्ष की, मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने से होती है। अच्छा, वर्ष स्टार्ट होता है। अब देखिए अगला, जो अब अशोक बृहद्रथ थे उसका सेनापति मार ही दिया, तो शुंगवंश सेनापति शुंग था वो मार दिया, तो मतलब अब शुंगवंश ही चलेगा, ठीक है। अगला क्या है? शुंगवंश। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन था? तो शुंगवंश, ठीक है। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम वेस्नर एमपी था, ठीक है। अगला है पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि अरहुत स्तूप की खिड़कियां को पत्थर का करवाया, ठीक है। अगला है, इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। मनु ने मनुस्मृति लिखा और पाणिनि अष्टाध्यायी, पतंजलि महाभाष्य लिखा। इसके समय 2 यवन आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियास ने किया। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियास ने किया। पहले आक्रमण का नेतृत्व किया, ठीक है। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व मियांडर मिलिंद ने किया, ठीक है। मियांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों से मिलती है। कालिदास की पुस्तक
मालविका गिन मित्र में अग्निमित्र, अग्निमित्र एवं मालविका है, ठीक है, एवं मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। कालिदास की पुस्तक मालविका गिन मित्र में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है, ठीक है। चलिए, पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2-2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2-2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ जीत लिया, मीन्स बरार जीत लिया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ जीत लिया। और अगला है कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। इस वंश के शासक भागव्रत के दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोटस आया था, जिसका गरुध्वज अभिलेख मिला है, ठीक है। विदिशा, अगला देखिए ये पॉइंट है। विदिशा स्थित इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती थी, ठीक है। इस वंश के अंतिम शासक देवहूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी और इसके स्थान पर कन्नव वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। अब देखिए कन्नव वंश अब आ गया। कन्नव वंश, इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। कन्नव वंश में कुल 4 शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन प्रतिष्ठान मीन्स एपी, सातवाहन वंश अब स्टार्ट हो गया। इस वंश का संस्थापक कौन थे? सिमुक थे इस वंश का संस्थापक। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, ठीक है, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया, ठीक है। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान था। सातवाहन में सबसे योग्य शासक हाल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगला, इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथंबी के मिले सिक्कों से मिलती है, जिसके एक ओर जीपीएस एवं दूसरी ओर नहपान बना है। जीपीएस एवं दूसरी ओर नहपान बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस वंश का अगला शासक वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी था, ठीक है। इसके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था, ठीक है। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमपी बीपीपी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञ भी सातकर्णी था। ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया, ठीक है, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने किया। गुप्त शासकों ने किया, ठीक है। वेतन के पहले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया। सातवाहन का समान मातृसत्तात्मक था, ठीक है। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। राजा पुरुष ही होते थे। इस समय सीसा मीन्स पीवी के सिक्का का प्रयोग होता है। इस समय सीसा के सिक्का प्रयोग में होता था, ठीक है। चांदी के सिक्के का कासापर्ण कहते थे, ठीक है, कहते थे। अब देखिए अगला है सातवाहन साम्राज्य के भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ थी। ऐसा कहा जाता है, देखिए पॉइंट, ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय के सबसे उपजाऊ भूमि थी। क्या थी? सातवाहन काल का सबसे उपजाऊ भूमि थी, ठीक है। मौर्योत्तर काल देखिए अब स्टार्ट हो गया। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, ठीक है, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए, जो निम्नलिखित है। कौन कौन है? इंडो ग्रीक, शक,
पहलव कुषाण मीन्स ISP मीन्स इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, ये सब हुआ। पहला देखिए इंडो ग्रीक क्या है? हिंदी यूनानी। इनका क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत के समीप का बैक्टेरिया था, अतः इन्हें बैक्टेरियन शासन भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी या हिंद यूनानी भारत में 2 चरण में आए थे। किसमें आए थे? 2 चरण में आए थे। प्रथम चरण, इसमें डेमेट्रियस ने पंजाब के सकाल में डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। ठीक है, डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। वो क्या हो गया? पराजित हो गया। चलिए अगला है, अगला शासक मिनांडर बना। कौन बना? मिनांडर बना। इसमें भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। इसे मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। या बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नागसेन एवं मिनांड के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पनाहों में है। ठीक है, अब द्वितीय चरण में आ जाइए। द्वितीय चरण क्या है? इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। ठीक है, इस वंश के शासन आंतिआल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागव्रत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। ठीक है, भेजा। और उसके बाद हेलियोडोटस भागवत धर्म विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा बेसनगर में गरुध्वज अभिलेख बनवाया। ठीक है, चलिए यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख था। ठीक है, अब देखिए हिंदू यूनानी की विशेषता क्या था वो देखिए। ये अवन के से आकर भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यमन प्रिय कहा जाता है। भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया। ठीक है, यूनानी ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। ठीक है, समय का गणना प्रारंभ किया। अगला जो है शक वंश या कह सकते हैं सिथियन वंश 90 BC में शक वंश, सिथियन वंश। क्या था शक वंश? शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें सूची वंश मीन्स काबिला इन्हें सूची वंश वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया। ठीक है, शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप ये भारत में आकर 5 जगहों में बसे थे। कहाँ? तो पहला है देखिए कंधार, ये है अफगानिस्तान में। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। कंधार जो है अफगानिस्तान में, तक्षशिला है जो कि पाकिस्तान में है, तक्षशिला। चलिए अगला है मथुरा जो कि यूपी में पड़ता है। उज्जैन MP में पड़ता है। चेस्टक यशोमती इसको बोल सकते हैं। नासिक है महाराष्ट्र में और भूमिका में। मतलब 4 जगह उज्जैन यूपी MP महाराष्ट्र, तक्षशिला अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, इतना में था। मथुरा के राजुक शासक। अब देखिए ये जो है ना पॉइंट है ना 5, इसको याद रखिएगा इस प्रकार से। सिर्फ याद रख लेंगे आप ना, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्जैन कहाँ पड़ता है? MP में सब लोग जानते हैं। और यूपी मथुरा में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो कोई भी नाम याद रखेंगे, राज्य का नाम बता देंगे आप। ठीक है, मथुरा के राजुक शासक को मालवा के शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, और इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। कब? 5700 ईसा पूर्व में। ये याद रखिए 5700 ईसा पूर्व में। 57 सिर्फ 57, 5700 नहीं, 57 भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संबंध को अपना लिया गया। नासिक का शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगल थंबी से मिले सिक्कों से मिलती है। ठीक है, इसे प्रतापी शाक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमाची को पराजित कर दिया। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला। यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। यह अभिलेख
चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी में विस्तार की जानकारी देता है। रुद्रदामन ने इस झील का पूर्ण निर्माण जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुबीसक द्वारा करवाया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पूर्ण निर्माण करवाया। ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंतिम शक शासक रुद्रसिंह थर्ड थे। ठीक है, चलिए अगला है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। किसकी उपाधि धारण कर ली? विक्रमादित्य की। और चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। अगला है ग्रेगोरियन डायरेक्ट पढ़ेंगे ग्रेगोरियन। ठीक है, कैलेंडर। यह सूर्य पर आधारित है। किस पे आधारित है? सूर्य पे। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो है प्रयोग ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेगोरियन कैलेंडर का होता है। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 8 जनवरी 2020 है। मतलब इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के ही मतलब महत्व ज़्यादा है अभी के टाइम में भी। विक्रम संवत, इसे मालवा शासक विक्रमादित्य IV ने 57 ईसा पूर्व प्रारंभ किया। इसको प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर ने 57 वर्ष आगे है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, अर्थात विक्रम संवत में ग्रेगोरियन कैलेंडर 57 वर्ष आगे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 57 वर्ष, अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 57 जोड़ दिया जाता है। विक्रम संवत के अनुसार 8 जनवरी 2020 प्लस 57 मतलब 77 हो गई, मतलब 57 वर्ष इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसी कारण संविधान लागू की तिथि 1949 को विक्रम संवत है, तो ये 2006 कहता है। मतलब इसमें 57 ईयर जोड़ दीजिए, बस इतने याद रखिए। बस कुछ भी ईयर हो उसमें 57 ईयर जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। शक संवत इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया। 78 ईस्वी में राज्याभिषेक के समय इसको प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी बाद आया। ठीक है, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। ठीक है, चलिए। शक संवत ने तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 साल घटा दिया। आज शक संवत के अनुसार आज की तिथि 8 जनवरी 2020 से मतलब है, तो 78 इसमें हटा दीजिए तो यह हो जाएगा 1942 ईस्वी। ठीक है, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमा पर किस पे आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। अतः इनका त्यौहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए। पहलव वंश, अगला वंश कौन सा है? पहलव वंश। ये ईरान, फारस, पर्सिया के थे। इस कारण इन्हें पार्सियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पार्सियन। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। किसको बनाया? पुरुषपुर पेशावर को बनाया। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंदो फर्मिस, याद रखिए, गोंदो फर्मिस, जिनका पाकिस्तान से तख्त ए बड़ी अभिलेख मिला है। यह खरोष्ठी लिपि में है। इनके समय पुर्तगाल, कौन सा लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। इनके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। ठीक है, कुषाण वंश, ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया से यूची कविता 5 भागों में बटा था। इसी 5 में से एक भाग कुषाण था। ठीक है, कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से लेकर गंगा के दौरान था। अब देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसिस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलवाया था। ठीक है, इन्होंने तांबे का सिक्का चलवाया था। अगला शासक बिम कडफिसिस बना, जो इस वंश का यहाँ देखिए, जो इस वंश का
वास्तविक संस्थापक था। यह शैव धर्म को मानता था। किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था। जितने भी पॉइंट हम बोल रहे हैं दोस्तों, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, तो समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है। सभी को सभी हम लोग एकदम जाएंगे स्टडी करते हुए, ठीक है। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता, हो गया है आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष आ जाए, संघर्ष आ जाए। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, वीर सा हो। तो दोस्तों कभी भी आप मुकरे नहीं। तो आ जाइए फिर से। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। शक संवत प्रारंभ किया। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी मंधूस था को बनाया, मंधूस को बनवाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। किस पे किया? और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र यहाँ तथा यहाँ के दार्शनिक अशुघोष को अपने साथ लेता गया। समझे? पार्सव के कहने पर कनिष्क ने प्रथम सदी 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किया। कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क के दरबार में पार्सव क्यूमित्र, अशुघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अशुघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। क्या लिखा? बुद्ध चरित्र लिखा। किसने? अशुघोष ने, ठीक है। चारक ने चरक संहिता लिखा। ये वैद्य डॉक्टर थे। नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता के सिद्धांत की चर्चा की। अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। क्या जानते थे? शून्यवाद को जानते थे। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बट गया। हीनयान और महायान में बट गया। कनिष्क महायान को मानता था। कनिष्क किसको मानता था? महायान को। महायान बौद्ध की एक सरल शाखा थी जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में जारी किए गए। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता था। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। व्यापार होते थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा बंदरगाह प्रमुख थे। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी POAS से यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापारी रोग से होता था। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की। ठीक है, चलिए। अगला है रेशम मार्ग, सिल्क रूट क्या कहता है? यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता है। ठीक है, मध्य एशिया से यह जोड़ता है। अगला है इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था। ठीक है, जबकि उत्तरी भाग कसिम तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। ठीक है, कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर टैक्स होता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। 105 ईस्वी लगभग कनिष्क की मृत्यु हो गई और इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना किया। ठीक है, और देखिए वास्तुकला या मूर्ति कला निर्माण गांधार कला शैली, इसका विकास कनिष्क के समय हुआ। इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं क्योंकि इसमें यूनानी, मौर्य तथा शुंग कला की कलाएं भी शामिल थी। ठीक है, इस कला में सर्वाधिक मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी थी। इस शैली में मूर्तियां काले पत्थर की होती थी। मथुरा शैली, इसे शुद्ध देसी शैली भी कहते हैं। इसमें भी मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी है और इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? तो लाल रंग के पौधे का, लाल रंग के किधर गया बनी होती थी। इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है, अमरावती शैली। अगला देखिए, अमरावती शैली, इसका विकास आंध्र प्रदेश में सातवाहन काल में हुआ। इसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। किसकी बनाई गई? हिंदू देवता की मूर्तियां बनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है
पार्ट ख़त्म हो गया है। अगला पार्ट फिर से हम लोग देखेंगे, 21 नंबर पेज तक था और फिर अगला टॉपिक में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह से देखते रहिए। पूरा इतिहास को हम पूरा एक एक करके पूरा हम बता देंगे और ये सीरीज से आते जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो इसे 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 जियो की मिसाल बन जाए। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे दोस्तों तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ये छोटा चैनल है, आप ही सबका सहयोग मिलेगा तो ये चैनल बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।